नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं केंद्रों का सैलाब। 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया चार धाम के दर्शन। मिलिट्री पुलिस स्टेशन पर साइबर हमले की कोशिश, एपी के फाइल और पाकिस्तान से जुड़े संदेश भेजे, हालांकि फाइल को डाउनलोड नहीं किया गया। चारधाम यात्रा मार्ग पर 25 ई चार्जिंग स्टेशन बने, ग्रीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या भी बढ़ी। सरकारी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी पर सख्ती, महीने में 3 दिन माफी, चौथी बार पर कार्रवाई। उत्तराखंड में चिलचिलाती गर्मी के बीच बिजली खपत में आया उछाल, 52 MU के पार पहुंचे डिमांड, शहर से गांव तक कटौती। मैदानी इलाकों में गर्मी करने लगी बेहाल, पहाड़ों में आज तेज हवाओं के चलने का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड सरकार ने विधि अधिकारियों की नियुक्ति। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, पुष्पा भट्ट अपर महाधिवक्तक नियुक्त, SS चौधरी स्थायी अधिवक्ता हुए नियुक्त। जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, BS परिहार अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त। विश्वदीपक बिसेन अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, विश्वदीपक बिसेन अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त। राहुल वर्मा अपर महाधिवक्ता हुए नियुक्त। वासवानंद मौलखी उप महाधिवक्ता नियुक्त। देहरादून से आपको खबर बता रहे, जहां उत्तराखंड सरकार ने विधि अधिकारियों की नियुक्ति की। पुष्पा भट्ट अपर महाधिवक्ता नियुक्त हुए। SS चौधरी स्थायी अधिवक्ता हुए नियुक्त। BS परिहार अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त हुए। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, विश्वदीपक बिसेन अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त हुए। राहुल वर्मा अपर महाधिवक्ता हुए नियुक्त। वासवानंद मौलखी उप महाधिवक्ता नियुक्त। जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां उत्तराखंड सरकार ने विधि अधिकारियों की नियुक्ति की है। SP चंद्रशेखर घोड़के के निर्देश पर SOG और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच अभियान के दौरान 2 नशा तस्करों को स्मैक सहित गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से बरामद 9.21 ग्राम से स्मैक की कीमत करीब 2.25 लाख रुपए आकी गई है। SP ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जिले के घटबड़ गवाड़ निवासी 20 वर्षीय अनिल कुमार और 19 वर्षीय करण कुमार को NDPC एक्ट के तहत जेल भेजा जा रहा है। देश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का एक लक्ष्य है, जिसको लेकर नशे के ऊपर जो है पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है। बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है इसमें SOG और कोतवाली बागेश्वर की संयुक्त टीम द्वारा इसमें एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लगभग 9.21 ग्राम स्मैक के साथ इसकी अनुमानित लागत जो है 2.25 लाख से भी अधिक है। इस स्मैक की क्वांटिटी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभियुक्त अनिल कुमार और करण कुमार, ये दोनों बागेश्वर के निवासी हैं और इसमें SOG और कोतवाली की पूरी टीम ने इसमें मेहनत करके ये काम किया है। इसमें पूरी टीम को जो है 1000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है और इसमें जांच करके ये कहाँ से ला रहे थे और किन को बेचने वाले थे, इसमें पूरी सप्लाई चेन को ये करके उन पे भी कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित किया है। नशे के ऊपर जो है बागेश्वर पुलिस लगातार कड़ा प्रहार करती रहेगी और नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये यूज करने वाले हैं या फिर ये तस्कर हैं? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, वहाँ से रुद्रपुर से लाना इन्होंने बताया है और यहाँ पे लाकर इनको पुड़िया बना के बेचने के मकसद से ये लाए थे। तो एक तरीके से जो है एक पेडलर का काम ये लोग कर रहे हैं
इसीलिए इनके ऊपर भी जो है सप्लाई चेन को भी हम देखेंगे कहाँ से ला रहे थे और उनको भी इसमें योजना में हम सम्मिलित करेंगे। तो 8/21 NDPS एक्ट के हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और इसी के अंतर्गत इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है। देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन 30 मई से क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है। एसोसिएशन का यह 40वां क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसको लेकर बताया गया है कि क्रिकेट टूर्नामेंट 23 मई से शुरू होकर 8 जून तक चलेगा, जिसमें कई राज्यों की टीमें खेलेंगी। साथ ही क्रिकेट खेलने के मैदानों का भी चयन किया जाएगा। इसके अलावा क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय IPL खिलाड़ी भी भाग लेंगे। और विनर को 7 लाख और रनर्स अप को 5 लाख, ये चेंजेस हैं इस बार। आज प्रेस वार्ता करी है, 23 तारीख से टूर्नामेंट शुरू है, तो आप लोगों का सहयोग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रेस वार्ता का और प्रेस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सबका हमें सहयोग चाहिए कि हमारे टूर्नामेंट जो है आपके माध्यम से और पूरे हिंदुस्तान में ये फैले। और ये 41st है हमारा ये गोल्ड कप। 1981 से शुरू हुआ था, बीच में 2 साल कोविड के निकल गए। तो आप सबका जो है हमें सहयोग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितना इसका नाम होगा, देहरादून का नाम होगा, हमारे उत्तराखंड का नाम होगा देश में। SSP STF नवनीत सिंह ने बताया कि साइबर ठगी का घटनाओं पर नजर रखने के लिए CO साइबर के अधीन एक विशेष टीम बनाई गई है। यह टीम इंटरनेट पर सक्रिय उन वेबसाइट, फेसबुक पेजों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार वेरीफाई कर रही है, जो फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट्स के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं। नवनीत सिंह के मुताबिक यह कार्रवाई जनता को ठगी से बचाने के लिए की जा रही है। फर्जी ऑफर्स को पकड़ने के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। अलग अलग चैनलों पर इस अभियान को प्रचारित कर लोगों को सही जानकारी दी जा रही है, ताकि वे ठगों के झांसे में न आए। STF की टीम समय समय पर ऐसी वेबसाइट्स और फॉर्म्स की जांच करती रहेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेगी। जनता से भी अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और केवल अधिकृत माध्यमों से ही बुकिंग करें। इसमें CO साइबर के अंडर में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और ये लोग भी साइबर स्पेस में या फेसबुक या कुछ वेबसाइट्स ऐसी जो आप होती हैं जो कि हेली टिकट्स ऑफ़र करती हैं, उनको वेरीफाई करते रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं बताता हूँ कि इसमें जो उत्तराखंड सरकार है, उनके द्वारा IRCTC को ही अधिकृत किया गया है टिकट्स के लिए। उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट वेंडर टिकट ऑफ़र करता है तो बहुत संभावना है इसमें फ्रॉड होने की है। तो इसमें इसको प्रमोट भी किया जा रहा है और इसमें अलग अलग सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उनमें भी ये प्रसारित करा गया है। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में बीती रात गांव के शौकीन के घर पर गांव की दूसरे पक्ष के खलील व परवेज आदि 3 लोग घर में घुस आए। शौकीन का आरोप है कि ये तीनों घर में बिजली की मोटर आदि सामान चोरी कर रहे थे। शौकीन पक्ष के लोग भी जाग गए और इन तीनों को पकड़ने की कोशिश की तो तीनों ने मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर शौकीन पक्ष और कई लोग आ गए और तीनों की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन इसी बीच परवेज पक्ष के भी कई लोग मौके पर आ गए। दोनों पक्ष भिड़ गए। कुछ देर तक दोनों पक्षों में लाठी डंडे और पथराव हुआ, जिसमें शौकीन व ताजीम आदि लोग चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। और हमारे 2 परिवार जो अंदर गाँव में रहते हैं, एक परिवार हमारा यहाँ पे रहता है। तो उनके घर पर आए उनके लड़के, उन्होंने चोरी करी उनके यहाँ से। और एक लड़के की हमारी यहाँ जवान रहती थी, तो उसने बोला कि तुम हमारे घर में क्या लेना है। तो उसके एक लड़के ने उस लड़के को मारने की कोशिश की, तो अचानक तो हमारे बड़े भाई आ गए, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो उसको पकड़ने के बावजूद में वे टेढ़ी बेड़ी होकर हमारे बड़े भाई के यहाँ से उन्होंने तबल मार दिया सिर में। आए थे हमारे घर में 5-6 जने थे और इस तरह मोटर खोला उन्होंने, और जब पीछे भागे तो मैं जा लिया, मोटर छोड़ गया। और फिर सामने से जब भाई आए उनके ऊपर उन्होंने वार किया। मेरे जीजा के सिर में तबल मारा और मेरे देवर पे भी वार किया। फिर तो मैं कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन टाइम वही 10 सवा 10 बजे का था।
और ये वाक़ा कई बार का हो गया हमारे साथ। पिछली बार भी हमारा मोटर खुल गया था और इस बार भी मेरी चोरी के इरादे से आए थे। क्या चाहते जी, गलती मान ली थी, मैं हाथ पैर जोड़ के माफी मांग के चले गए थे, छोड़ दिया था उनको। और इस बार भी कई बार का वाक़ा हो गया, 5-6 जने थे में जी। जब मैं जिस टाइम वहाँ को बड़े होंगे यहाँ, तो मैं सो रही थी। जब सो रही थी तो मुझे कोई मालूम नहीं आया, तो मेरा लड़कों को भड़कती लगी, तो मेरा लड़का सोचा जरा ये कल मेरा भाई गया बाहर वो होगा, तो कुछ नहीं बोल कर यो पड़ गया। तो फिर इसको भड़कती लगी तो मोटर लेकर दीवार कूद गए। खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां विकास भवन स्थित RWD ऑफिस में तैनात कर्मचारी पर अनुसूचित जाति की पीड़िता ने शादी का झांसा देकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने तहरीर में आरोप लगाया है कि RWD ऑफिस के कनिष्ठ क्लिप लिपिक आकाश कुमार ने झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। युवती द्वारा शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने दावा किया कि आरोपी ने करीब 3 लाख रुपए की कीमत सामान हड़प लिया, साथ ही करीब 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन माध्यम से ले लिए। इसके लिए आरोपी ने पीड़िता के ग्रामीण बैंक में संचालित खाते को गूगल पे से जोड़ रखा है। अब वह 50 लाख रुपए नकद और क्रेटा कार की डिमांड कर रहा था। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर दर्ज मुकदमे में पूछताछ करने पर आरोपी ने पहले भी कई लड़कियों को अपना शिकार बनाने की बात पीड़िता से स्वीकार की थी। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी, एक पीड़िता जो है उसने ये शिकायत की हमारे पास कि शादी का झांसा देकर लगभग 4 साल से जो है एक युवक के साथ उनके संबंध थे और शादी का आश्वासन भी दिया था, प्रलोभन भी दिया था। इसके बावजूद भी है शादी नहीं की गई और किसी और व्यक्ति के साथ शादी करके उनको धोखा दिया गया है और धोखा देकर ये संबंध बनाने के संबंध में इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी। तहरीर के आधार पर हमने इसमें 351, 352 धारा 69 जो है, जो स्पेसिफिक BNS में अभी इसी के लिए बनाई है कि शादी का प्रलोभन देके जो संबंध बनाए जाते हैं, उसमें धारा 69 भी है। तो ये धारा 69 भी हमने इसमें की है और SC एक्ट में भी इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें आगे विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो CO बागेश्वर द्वारा की जा रही है। सर, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई? इसमें विवेचना के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को और कम करने, राजधानी की बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के तहत रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। देहरादून में पिछले कुछ सालों से तेजी से शहरीकरण बढ़ा है। शहर से बाहरी इलाकों में भी अब नई कॉलोनियां बस रही हैं। इसी के साथ ही देहरादून में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। सड़कों पर वाहन का दबाव बढ़ने के चलते सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है और सरकारी मशीनरी पर नए और चौड़े मार्गों के निर्माण का दबाव बढ़ रहा है। सड़कों पर बढ़ते इसी दबाव को कम करने के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। राज्य सरकार ने देहरादून शहर से होकर गुजरने वाली 2 नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया है। इन मार्गों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को मसूरी जाने के लिए शहर से होकर न गुजरना पड़े। 3400 करोड़ की लागत से बिंदाल और रिस्पना पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सरकार ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। बिंदाल नदी पर कुल 15 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसके साथ ही रिस्पना पर 11 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। शासन स्तर पर इस एलिवेटेड सड़कों के लिए फिजिबिलिटी सर्वे करा लिया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार रिस्पना पुल से सहस्त्रा धारा और बिंदाल पुल से मैक्स अस्पताल तक इस रोड का निर्माण किया जाएगा। हालांकि एलिवेटेड रोड निर्माण का काम इतना आसान नहीं है। देहरादून में इस कार्य को पूरा करने में लंबा समय लग सकता है। एलिवेटेड रोड के निर्माण में कई ऐसी समस्याएं हैं जो इसके निर्माण को लंबा खींच सकती हैं। नदियों के किनारे अतिक्रमण इसमें से एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर राजनीतिक गर्मा गई है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, देखिए एक रिपोर्ट। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से बिंदाल और रिस्पना नदी को साफ करने और उसको उसके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए आवाज उठ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने रिस्पना को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए अभियान भी शुरू किया था।
ऐसे में अब कुछ लोग नदियों की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं और एलिवेटेड रोड का विरोध कर रहे हैं। इस बात में दो राय नहीं है कि देहरादून की सड़कों पर वाहनों का बहुत अधिक दबाव है, लेकिन सच यह भी है कि देहरादून अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा है। ऐसे में देहरादून शहर के बीच से बहने वाली नदियों के ऊपर सड़क बन जाने से नदियों के रिवाइवल की उम्मीदें कम हो जाएंगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा, नदी किनारे से अतिक्रमण एवं मलिन बस्तियों को हटाने की कार्यवाही की जानी है। हमारा दायित्व है कि मलिन बस्तियों के लोगों को व्यवसाय से जोड़ते हुए सुरक्षित जगह पर पुनर्वासित किया जाना है, ताकि बस्तियों की नई पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित अच्छा जीवन जीने तथा नदी नालों को प्रदूषण मुक्त करते हुए उनके बहाव में बांधा न आए, जिसके लिए इन नदियों के भीतर विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सीवर लाइन इत्यादि का नदी से बाहर विस्थापन किया जाना है। देखिए, हमारी राज्य सरकार का, ऑनरेबल सीएम का ये जन भाव है और ये स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज़ हैं, स्लम डिवेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी अवस्थित हैं, वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेजिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है, और जो हमारे रिवर बेड्स हैं जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज, उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। तो लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार ने ही जो है मलिन बस्तियों को रेगुलाइजेशन के लिए जो है नियमावली बनाई, आने वाले समय में मलिन बस्तियों को किस प्रकार से हम बेहतर कर सकें, वहाँ सुविधाएं किस प्रकार से हो सके, उनको शिफ्टिंग करनी है, जहाँ पर कोर्ट्स के आदेश हैं कहाँ पर उन्हें शिफ्ट करना है, इन सब चीज़ों पर सरकार कवायद कर रही है। आने वाले समय में सभी लोगों को जो है आवास मिल सके, घर मिल सके, उनको रहने के लिए आशियाना मिल सके, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वहीं कांग्रेस का कहना है, भाजपा सरकार देहरादून की मलिन बस्तियों को लटकाए रखना चाहती है, ताकि ऐन चुनाव से पहले लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर अध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रचा जा सके। भाजपा ये षड्यंत्र पिछले 2 निकाय चुनावों से कर रही है। अब दूसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है तो फिर से अध्यादेश लाने की तैयारी है, जबकि सरकार को कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करना चाहिए था, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो गया होता। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी, जिसे दोबारा 2021 में 3 वर्षों के लिए लाया गया। अब इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है, तो एक बार फिर राज्य सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जबकि 6 वर्षों से राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजार कर लेना चाहिए था। लेकिन भाजपा सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान होने ही नहीं देना चाहती। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार को बताना होगा जिन 2,500 से 3,000 घरों को उजाड़ा जाएगा, उनका विस्थापन कहां होगा। देखो, इस क्षेत्र में आज से पहले तो कभी निशान लगे नहीं है। मेरा नाम सतीश रघुवंशी है। ये बस्ती सन 91 की बसी हुई है। इससे पहले कुछ कभी, और सब पूरी सुविधाएं दे रखी हैं गवर्नमेंट ने, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, लाइट पानी है, सिविल लाइन है, और तुम्हारा ये इसकी टैक्स भी भरते हैं, हाउस टैक्स की रसीद भी आती है। उसके बाद भी अगर उजाड़ना था तो बसाना नहीं चाहिए था ना। अब गरीब आदमी हम जैसे लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके लोगों ने पूरे जीवन की कमाई लगा रखी है। अब एकदम अचानक निशान लगा दिए उजाड़ने के लिए। देखिए, पहले जो लोक कल्याणकारी सर मांगर पूर्ति का मामला होता था कि जनता क्या मांग कर रही है। आज एलिवेटेड रोड देहरादून की जनता ने नहीं मांगा है, और हमारे देहरादून की लगभग आधी से अधिक आबादी रिस्पना और बिंदाल के दोनों तरफ बैठी हुई है।
और सरकार गरीबों को उजाड़ने के लिए एक तरफा एडमिट रोड की बात कर रही है और कह रही है दोनों क्या होंगे, मसूरी की तरफ जाएंगे, वहाँ मैक्स हॉस्पिटल तक और उधर धोरण तक। तो हमारा कहना है कि ये रोड आगे कहाँ जाएगा, कहाँ इसमें किसको राहत मिलेगी। पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि रोड मैप क्या है शासन का। आप 2,500 से 3,000 घरों को उजाड़ने जा रहे हैं, उनको ध्वस्त करने जा रहे हैं, क्योंकि एलिवेटेड रोड आपको बनानी है। उसकी बहुत ज़रूरत भी है, ये हम समझते हैं, क्योंकि जाम के झाम से लोग बहुत परेशान आ चुके हैं और बहुत बड़ी समस्या ये जाम बनता जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन और आवाजाही में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में आप एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, उसका स्वागत है, लेकिन आप ये 2,500 से 3,000 परिवारों की बसावट के लिए आपने क्या सोचा है? उनकी रिहाइश कहाँ होगी? उनके लिए प्लान बी या वैकल्पिक रास्ता क्या है? वो भी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जनता को, विपक्ष को, मीडिया को, सबके समक्ष वो बात आनी चाहिए कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं उन परिवारों के लिए। देखिए, ये मलिन बस्तियां एक राज्य सरकार और उत्तराखंड के, तो ये जो है आंखों पे कांटा बोलते हैं या की तरफ से ये बड़ी उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी दुख की घटना है, क्योंकि उत्तराखंड में जो मलिन बस्तियों का जो चलन हुआ है, जो बसाने का सिलसिला चला है, ये दोनों पार्टियों ने बराबर किया है। और उसके बाद जब जब चुनाव आते हैं तो ये सरकार से स्टे ऑर्डर लेकर के अपने पक्ष में लोगों को कर देते हैं कि हमने तुम्हारी बस्तियां रोक दी हैं, लेकिन वो हमेशा सरकार के टारगेट पर रहे हैं। राज्य सरकार ने देहरादून शहर से होकर गुजरने वाली 2 नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया है। 3400 करोड़ की लागत से बिंदाल और रिस्पना पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सरकार ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार का उद्देश्य एलिवेटेड रोड बनाने के साथ आम जनता को अच्छा जीवन का हक दिलाना, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही इस पूरी योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। स्लम फ्री देहरादून के लिए पुनर्वास की एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। देहरादून शहर की नदियों और पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया गया है। साथ ही पुनर्वास नीति बनाकर नदी किनारे की झुग्गियों और अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी, अब तक मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता ने हमेशा उन पार्टियों को ये वोट दिया जिनकी वजह से ये मलिन बस्तियों विस्थापित हैं। अगर जनता से किए वादे पर सरकार इनके लिए कोई बेहतर कदम उठाने में चूक जाती है तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव पर भी मलिन बस्तियों के वोट बैंक से पड़ना तय है। इसमें फिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़।